ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट नंबर 8 है हमारा, स्पेशल इश्यूज इन द डिलीवरी ऑफ ट्रांसकल्चर नर्सिंग केयर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ इश्यूज देखने हैं कि ट्रांसकल्चर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हुए क्या इश्यूज जो है ना फेस कर सकती है नर्स। ठीक है। इसके सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेना, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने असेस कल्चर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ पेन एक्सपीरियंस के, आपने पेन एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है और डिफरेंट कल्चर्स के एक्सपेक्ट से आपने देखना है पेन को। ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ वेरियस ट्रीटमेंट्स बताने हैं पेन के लिए, होम रेमेडीज। ठीक है। देन आपने डाइटरी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस देखनी है क्लाइंट्स की फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के क्या डाइटरी बिलीव्स होते हैं या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके अलावा आपने देखना है आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट डाइटरी चेंज, कि आप कौन सी फैसिलिटीज जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो डाइटरी चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, कि अगर आप एक पेशेंट का डाइट प्लान चेंज कर रहे हो तो आपने किस तरह स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन मॉडल। आपके पास मॉडल यहाँ पे आता है, हेल्थ बिलीफ मॉडल होता है, आपने इस पे बहुत फोकस रखना है। ठीक है। कि हेल्थ बिलीफ मॉडल किस तरह से क्लाइंट केयर में यूटिलाइज किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्टिग्मा का रोल आ जाता है। ठीक है। कि किसी भी इंसान पे आप कोई लेबल या तोहमत मार्क कर दो, उसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। आपने स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और ये सारी चीजें देखनी है कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को लेते हुए सोसाइटी का क्या नॉलेज है, सोसाइटी के क्या एटीट्यूड्स होते हैं। ठीक है। या अगर कोई बंदा स्टिक, और एंड पे आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ एंड इलनेस है, इसमें आपने हीलिंग एंड क्योर में डिफरेंस देखने हैं और डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग को आपने आइडेंटिफाई करना है। इस पे जो एक ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है ना, ये आपके पास पास्ट पेपर्स में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके अलावा हेल्थ बिलीफ मॉडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेल्थ बिलीफ मॉडल इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ पेन एक्सपीरियंस की, तो आपको पता है कि हम किसी भी प्रोफेशनल हेल्प कब लेते हैं, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब आप पेन, अगर पेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप नहीं जाओगे। ये डिपेंड नहीं करता कि इलनेस कितनी है, कैसी है, कब से नहीं है, बस अगर पेन हो रहा है ना ऑब्वियसली आप सीख करते हो, आप हेल्प लेते हो किससे, डॉक्टर से। ठीक है। ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपके हेल्थ बिलीव्स क्या है या क्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल पेन एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वेरी अमंग कल्चर्स। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कल्चर टू कल्चर ना ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है। आपके किसी पेन को एक्सपीरियंस करना, उसे एक्सप्रेस करना, ठीक है, और उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये कल्चर टू कल्चर चीज़ वेरी करती है। किसी कल्चर में आपको अलाउ होता है कि आप पेन को एक्सप्रेस कर पाओ, किसी में नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ कल्चर्स में क्या है कि अगर कोई पेशेंट अपने बारे में बता रहा है कि मेरे साथ ये मसला है या ये मसला नहीं है, ठीक है, तो उसे अटेंशन दी जाती है। दे आर रिवॉर्डेड विद अटेंशन एंड कंफर्टिंग बिहेवियर, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसकी पेन को, उसकी कंप्लेंट को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है। कि मतलब उसे कुछ बुरा बुरा नहीं कहा जाता, उसे अटेंशन दी जाती है, उसे अप्रिशिएट किया जाता है कि एटलीस्ट आपने हमें अपने बारे में बताया, अपनी बीमारी के बारे में बताया। ठीक है। विच प्रोबेबली reinforces द स्टाइल ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप उसके जो उसे रिएक्ट करते हो ना, उसमें एक कंफर्टिंग बिहेवियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अमेरिकन जूइश और इटालियन पेरेंट्स। ये क्या करते हैं, हैव बीन नोटेड टू बी स्पेशली इंडल्जेंट एंड अटेंटिव टू देयर चाइल्ड रिगार्डिंग पेन। ये अब इनका कल्चर है कि अमेरिकन जूइश और जो इटालियन पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह लो, अटेंटिव होते हैं, उनकी पेन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं उसे नोट रखते हैं। कुछ कल्चर्स जो हैं वो पेन को या चिल्ड्रन की पेन को इतना वो नहीं करते, रिवॉर्ड नहीं देते, और हो सकता है कि वो बच्चे को थोड़ा नीचा भी फील कराए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और तुम्हारा बस सिर्फ ख्याल है ये वो। ठीक है। तो ये कल्चर टू कल्चर चीज़ वेरी करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं कि चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो पेन को या इलनेस को फिजिकली या बॉडीली सिम्टम्स में बताता है। मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है ना, तो वो बोल के नहीं बता रहा लेकिन उसकी बॉडी उस चीज को एक्सप्रेस करती है।
ठीक है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती तो आप हेडेक फील करते हो, स्टमक एक होता है, ठीक है। इसके अलावा डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें होती हैं अगर आप डिप्रेशन को फेस करते हो, ठीक है। तो ब्लैक मैन में इन्होंने बताया हुआ है कि जो अफ्रीकन होते हैं, जो ब्लैक मैन होते हैं, वो किसी भी मेंटल हेल्थ का डिप्रेशन को बॉडीली सिम्टम्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वर्बली नहीं बता रहे, लेकिन उनकी बॉडी उस चीज को एक्सप्रेस कर रही है। अच्छा, अब नर्सिस का क्या परसेप्शन है? नर्सेस जो है ना, वो कोई भी ऐसा पेशेंट जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, मतलब उसके माली हालात ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को जो है ना, वो देखती है कि अगर वो ज्यादा सफर कर रहे हैं ना, तो उन पे थोड़ी ज्यादा तवज्जो देगी। इसके अलावा क्या, नर्सेस टेंड टू इन्फर अ ग्रेटर डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देन ऑफ फिजिकल पेन इन इवैल्यूएटिंग पेशेंट सफरिंग। जो नर्सेस होती है ना, वो पेशेंट के कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, कोई भी उसकी मेंटल इश्यूज है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, उस पे ज्यादा, आप कह लो, लिखा हुआ टेंड टू इन्फर अ ग्रेटर डिग्री, मतलब उस पे ज्यादा फोकस करेगी एज कम्पेयर टू द फिजिकल पेन। और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं कि नर्सेज का जो परसेप्शन होता है वो यही होता है कि उसने हेल्थ को एज अ होल केयर करनी है, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है, जिसमें मेंटल फिजिकल सारी आ जाती है, ठीक है। और सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आप पेशेंट की साइकी को समझते हो, उसके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो, उसके कल्चर को, उसके हेल्थ बिलीव्स को समझते हो, ताकि आप उसे प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट आपके पास एक आता है क्वेश्चन कि क्या डिफरेंट होम रेमेडीज हो सकती हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको कहीं पे पेन है, कोई तकलीफ है, ठीक है, तो आप घर में क्या चीजें अपनाते हो? हम में से बहुत से होता है कि चाय पीते हैं, सर दर्द हो रहा है चाय पी लो। किसी का होता है सर दर्द हो रहा है तो सर पे दुपट्टा बांध लेते हैं, ठीक है। कोई रेस्ट करता है, सो लेता है। इसके अलावा हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस का आपको पता होगा कि अगर दांत में दर्द है तो वहां पे कहा जाता है या फिर अगर नील पड़ गया, कहीं पे चोट लग गई है, टकोर कहते हैं, टकोर करो, ठीक है, किसी भी गर्म पत्थर से या गर्म चावलों की थैली से, इस तरह करके, ठीक है, या गर्म पानी की बोतल रख के। तो आप इस तरह से पेन को मैनेज कर सकते हो हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेक्स से। मसाज करवा सकते हो। हर्बल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई जिंजर टी है, या हल्दी वाला दूध है, क्लोव ऑयल है, ठीक है। क्लोव ऑयल ज्यादा उसके लिए यूज होता है अगर दांत में दर्द है, ठीक है। इसके अलावा वार्म बाथ, आप एक जो है हॉट शॉवर ले सकते हो, ठीक है, जिससे आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे। तो ये सारी डिफरेंट होम रेमेडीज हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंट कल्चर्स के लोगों की डाइटरी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स है, इंडिया, पाकिस्तान, जापानीज, चाइनीज, अरब, अफ्रीकन, आयरिश, ये सारे इनकी बिलीव्स हैं, और साथ में रिस्ट्रिक्शंस है कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है उनके कल्चर में खाना, ठीक है। और यहाँ पे उनकी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, कि आप इसे पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, इसे पढ़ लेना समझ आ जाएगी। और यहाँ पे उनकी स्टेपल फूड्स बताई हुई हैं, वो वाली फूड्स जो इनके आप कह लो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा खाते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान की मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे यहाँ वीट और राइस हमारी स्टेपल फूड है। इसी तरह अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ, आयरिश जो लोग हैं ना, उनमें स्टेपल फूड पोटैटोज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेटजीज क्या है डाइटरी चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। सबसे पहले ये है कि अगर आपने किसी की डाइट प्लान बनाना है या डाइट प्लान चेंज करना है, तो आप उसके कल्चरल बिलीव्स को, उसकी फूड की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके ट्रेडिशन में कौन सी फूड इंपॉर्टेंट है, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो इंक्लूड करोगे। क्लाइंट्स को एजुकेट करोगे अबाउट हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है, सजेस्ट हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। अगर तो वो कोई चीज़ नहीं पसंद करते अपने डाइट प्लान में, तो आप उन्हें क्या करोगे, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, उसकी जगह आप कुछ और कह दोगे कि आप ये चीज़ ले सकते हो, ठीक है। साथ में क्या है, आप फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा आपने ग्रेजुअल एंड रियलिस्टिक गोल्स जो है वो बनाने हैं डाइटरी चेंज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स पे फोकस करना है। अच्छा, अब हेल्थ मेंटेनेंस क्या होती है? हेल्थ मेंटेनेंस फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए, और वो आप हर तरह से कोशिश करोगे कि आपकी हेल्थ जो है सही रहे। उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी आएगी, आपकी फिजिकल भी आएगी, आपकी न्यूट्रिशन भी आएगी, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, ठीक है, इससे आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट डिजीज प्रिवेंशन मॉडल इसका ही ऑपोजिट है, कि मतलब हेल्थ जब आपने मेंटेन करनी होती है ना, तो आप उन सब चीज़ों से प्रिवेंशन हासिल करते हो, उन सब चीज़ों से दूर रहते हो, उन सब चीज़ों के दरमियान बैरियर ले आते हो जो आपको डिजीज की तरफ लेकर जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स किस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं? बिलाल, आपने कुछ कहना है?
बिलाल शरीफ, आपने माइक अनम्यूट किया था। नहीं मैम जी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ओके ओके ठीक है। जी अच्छा, अब मैम। डिजीज प्रिवेंशन मॉडल में क्या आ जाता है कि आप डिजीज से किस तरह प्रिवेंट करोगे, उसमें वैक्सीनेशन आ जाती है, स्क्रीनिंग आ जाती है। ऑब्वियसली सबको पता है वैक्सीनेशन से आप डिजीज जो है नहीं होती, ठीक है। जिस तरह पोलियो वैक्सीन होती है, कोविड की वैक्सीन थी, स्क्रीनिंग है, हेल्थ एजुकेशन है, अर्ली ट्रीटमेंट है, ये सारे डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स में इन्वॉल्व होते हैं। दीज मॉडल्स These models help healthcare providers reduce risk factors and improve overall community health की जो जितने भी मॉडल्स है ना, अच्छा कुछ मॉडल्स ना हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिए थे। 3 मॉडल्स थे वो, ठीक है। उसमें हेल्थ असेसमेंट मॉडल था, सनराइज मॉडल था, लिनेंज थ्योरी थी। मॉडल्स का क्या फंक्शन है कि वो जितने भी रिस्क फैक्टर्स है उन्हें रिड्यूस करती है और ओवरऑल कम्युनिटी की जो हेल्थ है ना, उसे आप कह लो इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डेफिनेशंस और है, कल्चर के अकोमोडेशन एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन और अकोमोडेशन का ये मतलब होता है कि आप एडजस्ट करो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग पीपल एडजस्ट और वर्क विद हेल्थ केयर रूल्स। ठीक है, कि आपने लोगों की हेल्प करनी है कि वो हेल्थ केयर रूल्स में एडजस्ट करें या प्रैक्टिसेस में। क्यों एडजस्ट करें? सो दैट दे कैन रीच द बेस्ट हेल्थ रिजल्ट्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर, मतलब अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ को फोकस करो। दैट इज द कल्चर केयर नेगोशिएशन। कल्चर के रीपैटरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। रीपैटरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो हेल्दी हैबिट्स है ना, उन्हें अप्लाई करना है। जो आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको सर्व नहीं करती, आपने उन्हें छोड़ना है। आपने थेराप्यूटिक वेज अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। हेल्पिंग पीपल चेंज सम हेल्थ हैबिट्स इन अ हेल्पफुल वे। ठीक है, एक हेल्पफुल वे में अपने अपनी हेल्थ हैबिट्स को चेंज करना है, वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर बिलीव्स, अपने कल्चर बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हुए। डिजीज प्रिवेंशन मॉडल की अगर हम बात करें, तो डिजीज प्रिवेंशन मॉडल क्या है? दे आर द फ्रेमवर्क्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं यूज इन हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ टू प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स एंड प्रमोट हेल्थ। इलनेस से प्रिवेंट प्रोवाइड करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करेंगे और हेल्थ को प्रमोट करेंगे इन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ये मॉडल्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को कि वो स्ट्रेटजीज को प्लान करें और डिजीज को स्टॉप कर सके इवन बिफोर स्टार्टिंग देम। वैक्सीनेशन, जब बच्चा छोटा होता है आप उसे पोलियो की वैक्सीन क्यों लगाते हो? ताकि इन फ्यूचर उसे पोलियो ना हो, ठीक है। तो उसे आप जल्दी से ट्रीट कर देते हो फौरन से, बीमारी होने से पहले। मेन डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स कौन से हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन देखो, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है कि आप डिजीज होने से पहले कोई एक्शंस ले लो, कोई मेजरमेंट्स ले रहे हो। वैक्सीनेशन आ जाती है, हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, हेल्थी डाइट है, एक्सरसाइज है, कि मतलब आप हमेशा से एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो, आप हमेशा से हेल्दी डाइट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन फ्यूचर अगर मैं डाइट हेल्दी नहीं रखती या रखता तो स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, गट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बहुत, आप कह लो, ऑयली फूड्स या एक्स्ट्रा जंक फूड्स वगैरह खा रही हूँ तो आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर अपना डाइट नहीं ले रहे तो आप बहुत वीक हो सकते हो, वीकनेस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब खुद से पहले से ख्याल रखना है इस चीज़ का। एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, ठीक है, हेल्थ के बारे में एजुकेशन लेना, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होता है कि आप, कोई भी अगर बीमारी है ना वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, आप उसे तभी ट्रीट कराना स्टार्ट कर दो। आप रेगुलर अपने चेकअप्स कराओ, अपने टेस्ट वगैरह कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करो। दिस इज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन कि अभी डिजीज का स्टार्ट है, अर्ली डिटेक्शन है, तो आप उसमें कोई देर ना करो, फौरन से ट्रीटमेंट की तरफ जाओ, ठीक है। फिर आते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी में ना फिर थोड़ी एंड एंड पे आ जाती है चीज़ें कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर उससे थोड़ा टाइम लगता है हील होने में, ठीक है। और आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इस पे फिर आपकी थेरापीज आ जाती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स आ जाती है, रिहैबिलिटेशन वगैरह आ जाती है। दिस इज द टर्शरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये रोजन स्टोक और बेकर ने दिया था 1974 में, एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, अब हेल्थ बिलीफ मॉडल में क्या होता है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाई पीपल टेक और अवॉइड हेल्थ एक्शंस। ये हमें ये बताता है कि लोग क्यों हेल्थ एक्शंस को अपनाएं या अवॉइड करें। हेल्थ एक्शंस 2 तरह के हो सकते हैं, या तो बेनिफिशियल हो सकता है या हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। कि आप कोई ऐसी चीजें ले रहे हो जो आपकी हेल्थ को नुकसान दे रहे हैं, तो आप उसे अवॉइड करो। और ऐसी चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, आप उन्हें अडॉप्ट करो, ठीक है। इसके अंदर ना ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, परसीव ससेप्टिबिलिटी। परसीव ससेप्टिबिलिटी का ये मतलब है कि
आप ये देखो कि आप कोई बीमारी होने के कितने चांसेस हैं, वो बीमारी आपको कितने हद तक मुतासिर कर सकती है या हो सकती है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है वल्नरेबल होना, या ये चांस होना कि आपको बीमारी हो सकती है, इसे ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। या अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, आपका सेंसिटिव होना या आपका वीक होना। ठीक है। परसीव्ड सिवियरिटी, फिर ये देखो कि वो बीमारी अगर है तो वो कितनी सिवियर हो सकती है। अभी उसकी स्टार्टिंग स्टेजेस हैं, आगे जाके वो सिवियर होगी कितनी नहीं होगी। परसीव्ड बेनिफिट्स, आप उस बीमारी को किस तरह से सही कर सकते हो। ठीक है। इसे आप छोड़ोगे, कौन कौन सी चीजें अप्लाई करोगे जिससे आपको बेनिफिट होंगे, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप बैरियर्स के तौर पे यूज करोगे। ठीक है। बैरियर्स के मतलब उस चीज से आप अवॉइड करोगे खुद को, और ऑब्वियसली वो फिर बैरियर्स जब आप अप्लाई करोगे वो ट्रीटमेंट की तरफ लीड करेगी। नर्सेज जो है वो इस मॉडल को यूज करते हैं टू एजुकेट क्लाइंट्स, मोटिवेट हेल्दी बिहेवियर्स एंड एनकरेज ट्रीटमेंट कंप्लायंस। ठीक है। क्लाइंट्स को एजुकेट करने के लिए, हेल्दी बिहेवियर्स को मोटिवेट करने के लिए, और ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शंस देने के लिए इनकरेज करना नर्सेज ये सब करती हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? यहाँ सो तो नहीं रहे हो आप लोग? समझ आ गई है? मुझे आवाज नहीं आई किसी की भी। आयशा, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका माइक अनम्यूट मुझे शो हुआ है, लेकिन मुझे आवाज नहीं आई आपकी। चैट में बता दो, मैसेज कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। हेल्थ बिलीफ मॉडल में ना अब दो मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के हेल्थ एक्शन को। सबसे पहला क्या है? दे मस्ट फील पर्सनली थ्रेटन्ड बाय द डिजीज। इंसान खुद ये फील करे कि हाँ, मुझे ये डिजीज से खतरा है। ठीक है, मैं इस चीज के लिए ससेप्टेबल हूँ, ये चीज आगे जाके स्वेयर या सीरियस कॉन्सिक्वेंस में बदल सकती है। ठीक है। फर्स्ट आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करोगे कि आपको डिजीज से कोई ना कोई खतरा महसूस हो। ठीक है। और जब तक आप ये चीज फील नहीं करोगे तब तक ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाओगे। पहले उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, ये चीज है, ये हो रही है, और ये आगे जाके सवेयर हो सकती है। सेकंड क्या है कि पेशेंट को ये बिलीव रखना चाहिए दैट द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द प्रिवेंटिव एक्शन, कि जो आप प्रिवेंटिव एक्शंस लोगे, आप वैक्सीनेशन कराओगे, आप लैब टेस्ट कराओगे, आप जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करोगे ना, उसके बेनिफिट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू किसके? परसीव्ड बैरियर्स के। क्या मतलब? कि आप पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शंस को अप्लाई करो। पहले से ही, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। पहले से प्रिवेंटिव एक्शंस को अप्लाई करो, कि मतलब एट द एंड आपको बैरियर्स ना अप्लाई करने पड़े, कि मतलब बाद में इस तरह होता है ना कि हमारी एक एज तक आके डॉक्टर कह देते हैं अब आपने ये भी नहीं खाना। जिस तरह कोलेस्ट्रोल अगर हाई है तो ऑयली फूड्स को मना कर देते हैं। अक्सर होता है कि यूरिक एसिड हाई है तो आपने बीफ नहीं खाना, चावल नहीं खाने, मतलब फिर चीज़ें मना होने लग जाती है ना कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी अगर आपको आर्थराइटिस जॉइंट इश्यूज है। ठीक है। आपने बेंड नहीं होना। ये सारी मसले होते हैं जो आपको एल्डर एज में जाके होते हैं ना। ठीक है। तो इससे पहले कि आपको उन चीज़ों से बैरियर्स लेना पड़े, वो चीज़ आपके और हेल्थ के दरमियान आए, आप पहले से क्या करो? प्रिवेंटिव एक्शंस जो है उन्हें फॉलो करो। ठीक है। यहाँ पे हेल्थ बिलीफ मॉडल का एक विजुअल है। इसके अंदर तीन तरह से चीजें हैं। एक इंडिविजुअल परसेप्शंस है, फिर मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं, और फिर लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन है। ठीक है। अब इंडिविजुअल परसेप्शन क्या हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। पहला ये कि आप उस डिजीज को परसीव करो कि उसकी होने के आपको कितने, आप उसके लिए कितने सेंसिटिव हो। परसीव ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज एक्स, कोई भी डिजीज हो सकती है, उससे लेके आप कितने वर्नरेबल हो, वो आपके लिए कितनी सेंसिटिव है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि अगर बीमारी हो गई है, फिर आप ये देखो कि वो सवेयर होने के उसके कितने चांसेस हैं। जिस तरह अगर आपको पता है डायबिटीज, शुरू शुरू में शुगर, आपको पता है बॉर्डर लाइन शुगर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। फिर डायबिटीज के और बहुत मसले स्टार्ट हो जाते हैं। डायबिटीज आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है, आपकी नर्व्स को डैमेज करती है। ठीक है। नर्व्स को डैमेज करके क्या होता है कि आपकी नर्व्स जो है ना, वो आपकी बॉडी सुन्न होने लग जाती है, आपके हाथ पाँव सुन्न होने लग जाते हैं। ठीक है। आप कोई चीज सेंस नहीं कर पाते, कोई चीज टच कर रही है वो फिर आप सेंस नहीं कर पाते। और फिर आपको ये भी पता है कि डायबिटीज जो होता है पेशेंट, उनका अगर कोई जख्म बन जाता है, वो जख्म हील होना बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है, तो मतलब डिजीज पहले कम लेवल पे थी, आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्वेयर हो रही है। ठीक है, तो आप उसकी स्वेरिटी को देखो कि वो कितनी स्वेयर हो सकती है, मैंने उससे किस तरह प्रिवेंशन हासिल करनी है। मॉडिफाइंग फैक्टर्स जिसमें आपके कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जिसमें एज आ जाता है, सेक्स जेंडर आ जाता है, रेस एथनिसिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सोशो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वो वाली चीजें जो एक आपकी डिजीज को इफेक्ट करती हैं। वो कुछ ऐसी बीमारी होती है जो कहा जाता है कि कम एज के लोगों को होती है, कुछ होती है जो ज्यादा एज के लोगों को होती है, जिसमें अल्जाइमर्स है। ठीक है, या डिमेंशिया है, वो थोड़े जो एल्डर पीपल है उनके लिए होती है। और इसके अलावा हमारे पास होता है कि कोई ऐसी बीमारी होती है जो सिर्फ फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कुछ मेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, तो सारे मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स और ये जो आपकी परसेप्शंस होती है ना, आपको ये बताती है कि आपको डिजीज से कितना खतरा है, परसीव्ड थ्रेट ऑफ द डिजीज। ठीक है, ये सारी चीजें बताती हैं आपको डिजीज से कितना खतरा है। नेक्स्ट, लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन। अब एक्शन में यही चीज आ जाएगी कि आपने परसीव्ड बेनिफिट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, आपने प्रिवेंटिव एक्शंस को अप्लाई करना है, माइनस आपने सब्ट्रैक्ट किसको करना है, परसीव्ड बैरियर्स टू प्रिवेंटिव एक्शन। जो बैरियर्स है ना, आपने उन्हें माइनस करने की कोशिश करनी है और बेनिफिट्स को अप्लाई करना है। और एंड क्या निकलेगा, लाइक्लीहुड ऑफ टेकिंग रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन। एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन जो है ना वो अपनाओगे। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है क्यूज टू एक्शन का, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एक हेल्दी आउटकम की तरफ लेकर जाती हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है, जो आपको डिजीज को समझने में हेल्प करती हैं। मैस मीडिया कैंपेन्स, बहुत सी कैंपेन्स होती है, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जैसे थैलेसीमिया से रिलेटेड अगर आपको पता हो तो उससे रिलेटेड टीवी पे बहुत एड्स चलती हैं। ठीक है, एडवाइस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से एडवाइस लेना। इसके अलावा कोई भी पोस्ट कार्ड या कोई भी अपना कार्ड दे, कोई भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, पेशेंट को, उससे आपको पता चलता है। जिस तरह पाम्फलेट्स वगैरह नहीं मिलते, किसी भी डिजीज से रिलेटेड पाम्फलेट्स आपको मिलते हैं, वो किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड में कोई डिजीज हो, आपको उसके बारे में पहले ना पता हो, आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसके बारे में देखते हो, पता चलता है आपको। ठीक है, मेरी एक जूनियर थी, उससे कराची से थी वो। हमें सबको पता है कि मलेरिया डेंगू ये वाले सारे बीमारियां होती हैं। ठीक है, उसकी डिजीज डायग्नोज ही नहीं हो रही थी, और फिर मतलब 5-6 मंथ के बाद पता चला उसे चिकनगुनिया है। ठीक है, और मतलब ये मच्छर से ही होती है ये बीमारी, लेकिन इसके बारे में ना डॉक्टर्स को ज्यादा पता था, ना ही लोगों को पता था कि अच्छा चिकनगुनिया भी कोई बीमारी हो सकती है जो मच्छर से होती है। ठीक है, और फिर उस चीज ने उसे इतना इफेक्ट किया कि एट द एंड उसने उसके बारे में रिसर्च की, मतलब उसने अपने एमफिल में रिसर्च ही चिकनगुनिया से रिलेटेड रखी। ठीक है, तो मतलब फिर वो चीज़ आपको अवेयर करती है, और फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स ये चीज़ें भी आपको अवेयर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई रीजंस फॉर नॉन अडेरेंस टू ट्रीटमेंट। अगर कोई इंसान ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, नॉन अडेरेंस का क्या मतलब होता है कि आप ट्रीटमेंट से दूर भाग रहे हो। ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि आपके पास नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इलनेस और ट्रीटमेंट। जिस तरह अगर मैं देहाती इलाकों की बात करूं, तो क्या इतना नॉलेज नहीं होता कि अगर हाँ उनका पेशेंट बीमार है तो भाई उस चीज़ को सीरियस लो, उसे ट्रीट कराओ, उसे हीलिंग की तरफ लेकर जाओ। लेकिन नहीं, वो इलिटरेट ही रहते हैं, वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर आते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का। अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी हेल्थ एंजॉय नहीं कर सकते हो, या आपकी लिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज पे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रीजन है नॉन अडेरेंस की। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। आपको ये हो कि इस मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, वो तो ऑब्वियसली हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। ठीक है, अ, तो ये होना कि मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होंगे कि आपकी नॉन अडेरेंस की तरफ जाते हैं। इसके अलावा कल्चर और पर्सनल बिलीव्स जो है ना, अगर वो आपके हैं ट्रीटमेंट को लेके कि नहीं ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, या आपका कल्चर कहे कि नहीं मेडिटेशन से या योगा वगैरह से ठीक हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी नॉन अडेरेंस के रीजन है। फॉरगेटफुलनेस, ख्याल न रखना, बेपरवाही करना, या लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट या फैमिली की सपोर्ट ना होना, ये भी किसकी तरफ जाती है, नॉन अडेरेंस टू द ट्रीटमेंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का। स्टिग्मा ये होता है कि आप किसी इंसान पे कोई लेबल लगा दो, कोई तोहमत लगा दो।
ठीक है। ये किसी डिजीज से रिलेटेड भी हो सकता है, या उसके किसी फेशियल एक्सप्रेशन से लेके हो सकता है कोई बर्न का पेशेंट हो, कोई पेशेंट का मुंह जल गया है, उस पे कोई स्टिग्मा लगा दो, उसे लोग नफरत की निगाह से देखें। कोई बंदा पैरालाइज्ड है, नहीं चल सकता, ठीक है, आप उसके साथ उठना बैठना बंद कर दो, ठीक है, उससे आप दूर हो जाओ। ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन ना, इसमें ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, कि एक ग्रुप में अगर कोई वो इंसान है ना, तो आप उसको अपने ग्रुप से थोड़ा लेफ्ट आउट फील कराओ, ये डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। आगे इसके डेफिनेशंस देखते हैं। स्टिग्मा, नेगेटिव सोशल लेबल और मार्क प्लेस्ड ऑन अ पर्सन। किसी भी पर्सन पे कोई नेगेटिव सोशल लेबल कर देना, ठीक है, या तोहमत लगा देना, कोई मार्क लगा देना, उसे स्टिग्मा कहते हैं। अच्छा, अब वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, उसकी करेक्टरिस्टिक को लेकर हो सकता है, उसकी इलनेस को लेकर हो सकता है, उसके बिहेवियर को लेकर हो सकता है। इसमें ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप स्टिग्मा देखोगे, HIV पेशेंट्स को, जो एड के पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि HIV पेशेंट्स, सोचा जाता है, लाइक सोसाइटी का ख्याल है कि किसी अनसेफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। HIV जो है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपको, अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज कोई HIV का पेशेंट था, वो किसी बार्बर के पास गया, ठीक है, अपनी कटिंग कराने गया। अब जब वो नाई उसकी कटिंग कर रहा हो, कटिंग करते करते सपोज उसे कट लग जाए, ठीक है, वो ब्लेड इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसके बाद क्या है कि अगर कोई और पेशेंट गया है, कोई और इंसान गया है कटिंग कराने, उसे दोबारा से कट लग जाए उसी ब्लेड से, क्यों? अगर उसने उसे डिसइंफेक्ट नहीं किया, ठीक है, उसे स्टेरिलाइज नहीं किया ब्लेड को, तो वो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्ट कर देगा HIV, ठीक है। तो इसकी बहुत सी वजूहत होती है, लेकिन ये है कि HIV पेशेंट्स को ये चीज फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टिग्मेटाइजेशन। किसी इंसान पे अगर आप स्टिग्मा असाइन कर देते हो ना, उस प्रोसेस को स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मेटाइज्ड, अगर कोई पर्सन जिस पे लेबल लग गया है, ठीक है, जिस पे मार्क लग गया है, स्टिग्मा लग गया है, वो पर्सन स्टिग्मेटाइज होता है। अगर कोई कोड़ का मर्ज है, ठीक है, उसे भी स्टिग्मेटाइज्ड फील होगा, वो स्टिग्मेटाइज हो जाएगा सोसाइटी में। डिस्क्रिमिनेशन में क्या आ जाता है? अनफेयर या इक्वल ट्रीटमेंट होना ऑफ अ पर्सन और ग्रुप बेस्ड ऑन अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऐसा फील करना। सपोज एक ग्रुप है, हम सो सॉरी, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, कोई ग्रुप है, उसमें सपोज गोरे लोग भी है, काले लोग भी है, ठीक है। अब एक वो बाकी लोगों के जहन में ये डाले कि बंदा काला है, हमने इससे बात नहीं करनी, हमने इससे दूर रहना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है, आप फर्क करने लग जाओ, आप उस इंसान को लेफ्ट आउट फील कराने लग जाओ, ठीक है। वो उसकी रेस की बेस पे भी हो सकता है, मतलब वो किस एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, वो ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट है। इलनेस से रिलेटेड हो सकता है, जेंडर हो सकता है, उसका रिलीजन हो सकता है, ठीक है। तभी हमारे इस्लाम में ही कहा जाता है कि किसी काले को गोरे पे कोई फोकत नहीं है, सिवाय किसकी बेस पे? तकवा के बेस पे ना, ठीक है, कि मतलब आप किसी को सिर्फ तकवा की बेस पे देखो, उसकी रंग शक्ल और उसके रिलीजन की बेस पे मत देखो, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटेड का ये मतलब है कि आप ये चीज फील करो, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली और अनइक्वली, इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटेड। बस क्लास एंड होने वाली है, मैं थोड़ा सा करा के फिर करती हूँ। फिलहाल मैंने मैसेज देख लिया आपका। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, स्टिग्मा की डेफिनेशन। गोफमैन साइंटिस्ट है 1963 में, इसने जो डेफिनेशन दी है वो ये है, ये MCQ में आ सकती है, ठीक है। स्टिग्मा को कहते हैं, इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ये आती है कोई भी करेक्टरिस्टिक, ठीक है, दैट इज डीपली डिस्क्रेडिटिंग। मतलब दो चीजें होती हैं, एक आप इंसान को क्रेडिट देते हो, एक आप इंसान को अप्रिशिएट करते हो, वो क्रेडिट में आ जाता है। आप उसे अप्रिशिएट करते हो, आप उसे रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। डिसक्रेडिट का ही मतलब है, आप उस पर कोई तोहमत लगा रहे हो, उसकी वैल्यूज को, उसकी मोरल वैल्यूज को, उसके कॉन्फिडेंस को आप लो कर रहे हो। दिस इज डिसक्रेडिटिंग, ठीक है, कोई ऐसी एट्रीब्यूट जो डिसक्रेडिटिंग क्रेडिटिंग है, एंड दैट रिड्यूसेस द बियरर,
बेरर कौन होता है? बेरर वो इंसान होगा जिसके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, जिसके ऊपर स्टिग्मा लगाया जा रहा है, जो ये सारी चीजें फेस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं ये सारी चीजें उसको फ्रॉम द होल पूरी सोसाइटी से। अब वो लो फील करेगा, उसकी मोरल वैल्यू कम हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो सोसाइटी में सही से जा नहीं पाएगा। ठीक है, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, reduces the bearer from a whole and usual person to a tainted discounted one। tainted और discounted का यही मतलब है कि आप उसको लो कर रहे हो, उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो सारे इसमें यही है कि स्टिग्मा क्या है कि ऐसी एट्रीब्यूट है जिसका एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा है कि जो बेयर है ना, वो सोसाइटी से एज अ होल रिड्यूस हो जाएगा, डिस्क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिग्मा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। यहाँ पे सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल आता है। लोग आपको क्या फील कराते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा सोशल कंस्ट्रक्ट है। इंडिकेटिंग डिस्ग्रेस, ये इंडिकेट करता है कि किस इंसान को इज्जत देनी है, किसको नहीं देनी। ठीक है, मतलब अगर सपोज एक मोहल्ला है, एक एरिया है, आपका नेबरहुड, कोई स्टिग्मा लग जाए किसी पे, ठीक है, कोई र्यूमर फैलना शुरू हो जाए, तो पूरा मोहल्ला उस घर जाना छोड़ देगा। दिस इज इंक्लूडेड इन द डिस्ग्रेस। वो अपने लिए उसको पता नहीं क्या समझते हैं, डिसऑनर समझते हैं, मोहल्ले की बदनामी समझते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिस्ग्रेस एट द सेम टाइम आइडेंटिफाइज द बियरर, मतलब उस बेरर को के लिए वो चीज क्या हो जाती है, डिस्ग्रेस हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कुछ है इमेजेस हैं। ठीक है, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी है, मेंटल इलनेस है, कोई स्टिग्मेटाइज इलनेस है जिस तरह लेप्रोसी है, एचआईवी है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, अगर आपकी सेरेब्रल पाल्सी में होता है आपके मसल्स जो है ना वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, आप कह लो अनएक्सेसिवली शेकिंग होना, ट्रीमर्स होना, कन्वल्शंस होना, ये होती है। एड्स है। ठीक है, ये सारी आपके पास स्टिग्मेटाइज कंडीशंस हैं। डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है एक्शन बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग स्टिग्मा, कि ऑलरेडी कोई स्टिग्मा था, उसकी बेस पे सोसाइटी जो आपके साथ एक्शन कर रही है। ठीक है, आपको लेफ्ट ऑफ फील करा रही है, कुछ भी। डिस्प्ले ऑफ होस्टाइल और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, होस्टाइल का ये मतलब होता है कि आप इज्तनाब करो, आप मतलब उसको अवॉइड करो, उसको इग्नोर करो, या आप उस चीज को लेकर एंग्री हो जाओ। सोसाइटी आपके उस बिहेवियर को लेके, वो चीज आप में है या नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाए, आप उससे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, उसे आप आइसोलेट कर रहे हो टुवर्ड्स मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, किसी अपने ग्रुप के मेंबर की तरफ आप ये बिहेवियर रख रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रेंडशिप टू दैट ग्रुप। मतलब एक ग्रुप है, उसमें एक पर्सन को आप लेफ्ट आउट फील करा रहे हो बाकी पर्सन से मिलके, मतलब एक पर्सन आपको कुछ कह दिया, आप उसकी बात मान रहे हो, और अगले को लेफ्ट आउट फील करा रहे हो। ये किस पे आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, और इस पे स्टिग्मा भी इन्वॉल्व हो सकता है कि उस पे पर्सन पे कोई स्टिग्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये एमसीक्यू आ सकता है। अर्विन गॉफमैन ने जो था ना, ये बताया था कि सोशल कंस्ट्रक्ट इन 1963। इस कॉन्सेप्ट को इसने इनिशिएट किया था, एर्विन गोफमैन ने। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो कंडीशंस जो स्टिग्मेटाइजेशन से लीड करती हैं, कंडीशंस लीडिंग टू स्टिग्मा, एबोमिनेशंस, ब्लेमिशेस, या फिर हमारे पास ट्राइबल आइडेंटिटीज। ठीक है, कि मतलब अगर ये सारी चीजें होती हैं तो एक पर्सन चांसेस है कि वो स्टिग्मा की तरफ जा सकता है। एबोमिनेशंस क्या होती हैं कि आप किसी इंसान की फिजिकल डिफॉर्मिटी, ठीक है, हो सकता है कि कुदरत नहीं उसे इस तरह बनाया हो, उससे कोई ऐसी डिजीज हो कि वो चल ना सकता हो, जिस तरह पोलियो होती है, कोई पैरालिसिस होता है किसी को। ठीक है, तो उसके खिलाफ आपके दिल में कोई नफरत होना, डिस्गस्ट होना, हेट्रेड होना, ये एबोमिनेशन आते हैं, ये स्टिग्मा की तरफ ये चीज जाती है। ठीक है, ब्लेमिशेस का मतलब होता है कोई मार्क होना, कोई फ्लॉ होना, कोई स्टेन होना। ठीक है, अगर किसी के पर्सनल कैरेक्टर में कोई फ्लॉ है, ठीक है, तो वो चीज स्टिग्मा की तरफ जाती है। वो मेंटल इलनेस हो सकता है, वो पॉवर्टी हो सकती है, जितने भी आपको पता है गरीब लोग हैं, ठीक है, उन्हें अक्सर तौर पे नफरत की निगाह से देखा जाता है। ठीक है, या होमोसेक्सुअलिटी, या सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये चीज ऑब्वियसली इस्लाम में मना है, सख्ती से मना है, लेकिन बाकी सोसाइटीज में क्या है कि अगर किसी को होमोसेक्सुअलिटी की बेस पे जज किया जा रहा है, या उसे सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसे सोसाइटी से रिमूव कराया जा रहा है, ठीक है, तो वो उसे स्टिग्मा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ट्राइबल आइडेंटिटीज डिफरेंट एरियाज पे बेस कर सकता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो काले लोग होते हैं उन्हें अक्सर ये चीज फेस करने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट एथनिसिटी, सेक्स और रिलीजन आ जाता है। या अगर हम बात करें
एक सोसाइटी है जहाँ पे सारे मुसलमान हैं, तो मोस्टली अगर हमारे, आप बड़ों की बात करो या पठानों की बात करो, ठीक है, जिनके इलिटरेट जो थोड़े होते हैं, उनमें ये होता है कि अगर आपके आसपास सोसाइटी में कोई हिंदू है या कोई सिख है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरह आपने न्यूज़ भी देखी हो कि कभी मंदिर चलाए जा रहे हैं, कभी मस्जिदें चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? स्टिग्मा की बेस पे है कि रिलीजन की बेस पे भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये सारी कंडीशंस हैं कि स्टिग्मेटाइज कंडीशंस या इलनेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स ये स्टिग्मा फेस करते हैं। पॉवर्टी है, HIV, एड्स, इनफर्टिलिटी, मेंटल इलनेस है, ब्लैक कम्युनिटी है, डिसेबल्ड पीपल है, कंटेजियस डिजीजेज है, और या फिर गेज या लेस्बियन, ये सारे स्टिग्मास को फेस करते हैं, सारे ग्रुप्स को हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को?